नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बिल्कुल। ये किताब दशकों से बेस्ट सेलर रही है और हमारे पास एक पॉडकास्ट की रूपरेखा है जो इसके शुरुआती पहले करीब 15 अध्यायों को समझाती है। हाँ, और हमारा मकसद है इन शुरुआती सिद्धांतों को समझना और देखना कि लोगों के साथ व्यवहार करने और उन्हें प्रभावित करने के क्या नुस्खे इसमें दिए गए हैं। सही। तो पहला सवाल यही उठता है, ये सिद्धांत लिखे तो काफी पहले गए थे, क्या आज की दुनिया में भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, समाज बदल गया है, पर जो इंसान का मूल स्वभाव है वो ज्यादा नहीं बदला है। और ये किताब इसी मानवीय स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है, इसीलिए ये आज भी उतनी ही कारगर है। अच्छा, तो चलिए इस रूपरेखा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पहला बड़ा सिद्धांत क्या है? पहला और शायद सबसे मुश्किल लगने वाला सिद्धांत है आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। अध्याय इसी पर है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बताएंगे नहीं। देखिए, कार्नेगी का तर्क ये है और रूपरेखा भी इसी पर जोर देती है कि आलोचना लगभग हमेशा बेअसर होती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को तुरंत डिफेंसिव मोड में डाल देती है। डिफेंसिव मतलब वो अपनी सफाई देने लगते हैं? बिल्कुल, वो अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं, बजाय ये समझने के कि उनसे क्या चूक हुई। आलोचना से चोट पहुंचती है, अहंकार आहत होता है और मन में कड़वाहट पैदा होती है। ये बात तो है। जब कोई हमारी बुराई करता है तो अच्छा तो नहीं लगता। हाँ, और जब कोई डिफेंसिव हो जाता है तो वो सीखने या बदलने के लिए तैयार नहीं होता। तो असल में आलोचना से कोई फायदा नहीं होता, रिश्ते जरूर खराब हो सकते हैं। तो फिर क्या करें अगर किसी को सुधारना है तो? रूपरेखा सुझाव देती है कि आलोचना करने के बजाय समझने की कोशिश करें। ये सोचे कि सामने वाला वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें। अच्छा। सहानुभूति। हाँ। समझ, अगर किसी के व्यवहार को बदलना है तो सीधे दोष देने के बजाय सम्मान के साथ मार्गदर्शन करना या हालात ऐसे बनाना कि वो खुद अपनी गलती समझें, ये ज्यादा असरदार होता है। ठीक है, ये पहला सिद्धांत हुआ, आलोचना से बचें। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें। अध्याय 2 इस पर केंद्रित है। तारीफ करना, ये तो आसान लगता है। हाँ, पर यहाँ 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, सच्ची और ईमानदारी। रूपरेखा इस बात पर बहुत जोर देती है, ये चापलूसी या मस्का लगाना नहीं है। अच्छा, तो फर्क क्या है सच्ची तारीफ और चापलूसी में? देखिए, चापलूसी झूठी होती है, वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए की जाती है और लोग इसे अक्सर पहचान जाते हैं। सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है, वो किसी की वास्तविक अच्छाई, किसी खास गुण या किसी अच्छे काम पर आधारित होती है। रूपरेखा कहती है कि हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी इच्छा होती है। हाँ। हम सब चाहते हैं कि हमारी कद्र हो, हमें सराहा जाए। हाँ, ये तो है। जब आप किसी की, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो आप उनकी इसी जरूरत को पूरा करते हैं। इससे उन्हें अच्छा महसूस होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भविष्य में और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब तारीफ एक तरह का सकारात्मक प्रोत्साहन है। बिल्कुल, और ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी अच्छाइयों को देखते और सराहते हैं। ठीक है, तो आलोचना नहीं, सच्ची तारीफ। अब तीसरा सिद्धांत, ये भी बड़ा दिलचस्प लग रहा है, दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाएं। अध्याय 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आपको उन्हें ये महसूस कराना होगा कि वो काम करना उनके खुद के हित में है। अच्छा, मतलब उनके फायदे की बात करना। हाँ, रूपरेखा कहती है कि लोगों को उबरवेज करने का, यानी अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके नजरिए से सोचना। ये समझना कि उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। तो अपनी बात को उनके मतलब से जोड़ना। बिल्कुल, लोग मुख्य रूप से अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों से प्रेरित होते हैं। अगर आप ये दिखा सकते हैं कि आपका सुझाव या आपकी बात मानने से उनकी कोई इच्छा पूरी होगी या उनकी कोई ज़रूरत पूरी होगी, तो वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा उत्साह से आपकी बात मानेंगे। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना कमरा साफ रखे।
आप उसे डांट सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पर शायद वो अनमने ढंग से करे या ना करे। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि बच्चे को शायद दोस्तों के साथ खेलने का ज्यादा मन है, तो आप कह सकते हैं, अगर तुम जल्दी से कमरा समेट लो तो तुम्हें दोस्तों के साथ खेलने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। यहाँ आपने कमरे की सफाई को उसकी इच्छा, खेलना से जोड़ दिया। ये बात तो सही है। अपनी जरूरत नहीं, उनकी इच्छा पर फोकस करना। जी, तो ये थे लोगों से व्यवहार करने के 3 बुनियादी तकनीकें। आलोचना न करें, सच्ची प्रशंसा करें और दूसरों में तीव्र इच्छा जगाएं। ठीक है। अब रूपरेखा हमें अगले सेक्शन पर ले जाती है, लोगों को अपनी तरफ बनाने के 6 तरीके। मतलब लोग आपको पसंद करें, इसके लिए क्या करें? हाँ, ये अध्याय 4 से 9 तक कवर होते हैं। और पहला तरीका है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। सच्ची दिलचस्पी मतलब सिर्फ पूछना नहीं कि और सब ठीक है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है वाकई में सामने वाले व्यक्ति में, उनकी जिंदगी में, उनके विचारों में, उनके शौक, उनकी परेशानियों में रुचि लेना। रूपरेखा कहती है कि लोग अपने बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बोलने के बजाय उनसे उनके बारे में पूछें। और सिर्फ पूछें नहीं, ध्यान से सुनें, उनकी बातों को याद रखें। इससे एक मजबूत कनेक्शन बनता है। लोगों को लगता है कि आपको उनकी परवाह है। तो ये सिर्फ बातचीत की तकनीक नहीं, बल्कि एक नजरिया है। बिल्कुल, ये असली जेन्युइन रुचि होनी चाहिए। लोग बनावटीपन पहचान लेते हैं। सही बात है। अच्छा, दूसरा तरीका, ये तो बहुत ही सरल लगता है, मुस्कुराना। अध्याय 5। हाँ, सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। रूपरेखा इसे सार्वभौमिक स्वागत कहती है। एक सच्ची, गर्मजोशी मुस्कान तुरंत एक सकारात्मक माहौल बनाती है। कैसे? मुस्कान बिना शब्दों के ये संदेश देती है कि आप मिलनसार हैं, आप खुशमिजाज हैं और आप बातचीत के लिए खुले हैं। ये सामने वाले को सहज महसूस कराती है। सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जिसका मुंह लटका हुआ हो या जो मुस्कुरा रहा हो? जाहिर है, जो मुस्कुरा रहा हो। तो ये छोटी सी चीज रिश्तों की शुरुआत में और उन्हें बनाए रखने में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। बिल्कुल। अगला सिद्धांत है नाम याद रखना। अध्याय 6। रूपरेखा कहती है कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। ये बात 100% सच है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अदृश्य तरीके से उन्हें सम्मान देता है। कैसे? ये दिखाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है, कि वो आपके लिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक तनिक व्यक्ति है। ये उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। भूल जाना या गलत नाम लेना इसका उल्टा असर करता है। हाँ, ये तो है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरा नाम भूल जाता है या गलत बोलता है। इसलिए कोशिश करके लोगों के नाम याद रखना और सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। ठीक है, दिलचस्पी लेना, मुस्कुराना, नाम याद रखना। चौथा तरीका क्या है? चौथा है एक अच्छा श्रोता बनना। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये अध्याय 7 है। ये दिलचस्पी लेने वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये उसी का विस्तार है। अच्छा श्रोता होने का मतलब सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है। इसका मतलब है ध्यान से सुनना, समझना, सवाल पूछना और सामने वाले को ये महसूस कराना कि आप उनकी बात में वाकई रुचि ले रहे हैं। अक्सर लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद करवाना चाहते हैं तो उन्हें बोलने का मौका दें, खासकर अपने बारे में। उन्हें प्रोत्साहित करें। तो अच्छा सुनने वाला बनना ज्यादा जरूरी है अच्छा बोलने वाला बनने से? कई मामलों में हाँ। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान और महत्व देते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और रिश्ते गहरे होते हैं। सही। और पांचवा तरीका? पांचवा है दूसरे व्यक्ति के हितों के बारे में बात करना। अध्याय 8। ये भी सुनने वाले पॉइंट से जुड़ा है। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप किसी के शौक, उनके काम या जिन चीजों में उनकी रुचि है उनके बारे में बात करते हैं तो बातचीत ज्यादा दिलचस्प और सार्थक हो जाती है। मतलब अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की बात करें। हाँ, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है या आप सीखने को तैयार हैं तो इससे एक साझा जमीन बनती है। उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं या समझना चाहते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने ही एजेंडे पर फोकस नहीं कर रहे। ये भी रिश्ते बनाने में मददगार होगा,
है ना? बिल्कुल, ये बातचीत को नीरस होने से बचाता है और सामने वाले को सहज महसूस कराता है। और अब छठा और इस सेक्शन का आखिरी तरीका, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। अध्याय 9। ये बात तो पहले भी आई थी। हाँ, ये सिद्धांत बार बार आता है क्योंकि ये बहुत बुनियादी है। कार्नेगी का मानना था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। तो इसे कैसे करें तारीफ के अलावा? तारीफ एक तरीका है, दूसरा है लोगों के छोटे छोटे योगदानों को पहचानना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनकी राय पूछना, उन्हें दिखाना कि आप उनकी इज्जत करते हैं। ये सब तरीके हैं जिनसे आप दूसरों को अहमियत का एहसास दिला सकते हैं। और यहाँ भी ईमानदारी पर जोर है। हाँ, क्योंकि अगर ये बनावटी लगेगा तो इसका उल्टा असर होगा। ये दिल से आना चाहिए। आपको सच में सामने वाले व्यक्ति के महत्व को पहचानना होगा। तो ये थे 6 तरीके लोगों को पसंद करवाने के। सच्ची दिलचस्पी, मुस्कान, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना, उनके हितों की बात करना और उन्हें ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। जी बिल्कुल। रूपरेखा में आगे अध्याय 10 का भी जिक्र है, तर्क वितर्क से बचने के बारे में। हाँ, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। कार्नेगी कहते हैं कि बहस से बचना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि बहस में आप कभी जीतते नहीं हैं। जीतते क्यों नहीं? अगर हमारे तर्क सही हो तो? आप शायद बहस के पॉइंट जीत जाएं, आप साबित कर दें कि आप सही है और सामने वाला गलत, लेकिन आपने सामने वाले व्यक्ति का मन नहीं जीता। आपने शायद उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, उन्हें नीचा महसूस कराया है। और इससे वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। जहां तक हो सके सीधे टकराव और बहस से बचें। असहमत होने के बावजूद सम्मान बनाए रखें और साझा जमीन तलाशने की कोशिश करें। जो बहुत गहरी बात है, यानी जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बताना। कई बार हाँ, रूपरेखा का सार यही है कि बहस से सिर्फ अहंकार का टकराव होता है, समाधान कम ही निकलता है। तो अगर हम इन शुरुआती अध्यायों का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें हैं आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें, लोगों की सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें, सामने वाले की इच्छाओं को समझें और अपनी बात को उनके नजरिए से रखें। और लोगों को पसंद करवाने के लिए उनके अंदर सच्ची दिलचस्पी लें, मुस्कुराएं, उनका नाम याद रखें और इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छे श्रोता बनें और उन्हें अपने बारे में बात करने दें, उनके हितों के बारे में बात करें और उन्हें पूरी ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराएं। और हाँ, बहस करने से बचें। ये सब सुनने में काफी सामान्य ज्ञान जैसा लगता है। हाँ, ये बातें रॉकेट साइंस नहीं है, शायद इसीलिए ये इतनी प्रभावी हैं। ये मानवीय रिश्तों की बुनियादी सच्चाइयां हैं, लेकिन बात सिर्फ जानने की नहीं है, इन्हें लगातार अमल में लाने की है। सही कहा, जानने और करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ तकनीकें या ट्रिक्स नहीं है, ये असल में दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और समझ विकसित करने का एक तरीका है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना लेते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं और आपके रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं। और आज के समय में देखें तो हम सब इतने व्यस्त हैं, डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं, आमने सामने का जो मानवीय संपर्क है वो कम होता जा रहा है। हाँ, ये चिंता का विषय है। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में इन बुनियादी मानवीय सिद्धांतों को जानबूझकर सचेत रूप से अपनाने की जरूरत पहले से भी ज्यादा है? कहीं हम ये सब भूल तो नहीं रहे? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती जरूर है, पर शायद वो गहरा मानवीय कनेक्शन बनाने में ये सिद्धांत ज्यादा मददगार हैं। आज की तेज तर्रार, अक्सर थोड़ी अव्यक्तिक लगने वाली दुनिया में इन प्रस्तर पर गहरी बातों को याद रखना और अमल में लाना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, रिश्तों को मजबूत और सार्थक बनाए रखने के लिए। ये सोचने वाली बात है।